Hello friends and welcome to Fantasy Medicos. In today's lecture we are going to talk about a very common topic that is coronary artery disease. इसको हम लोग CAD भी कहते हैं. बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हम लोग समझेंगे कि CAD एक्चुअली में होता क्या है, किस एज में होता है, कैसे, मतलब एक एक चीज़ आपको मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ बहुत ही ईजी वे में. तो लेक्चर के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको यूज़फुल लगे तो. लेट्स स्टार्ट द अवर टॉपिक. सबसे पहली चीज़ हम जानेंगे कि एक्चुअली में ये CAD होता क्या है. CAD का मतलब आपको समझना है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़. जब कभी हमारे हार्ट को जो भी वेसल्स ब्लड सप्लाई करती हैं, हमारे हार्ट को जो भी वेसल्स ब्लड सप्लाई करती हैं, इन वेसल्स में अगर किसी भी तरह का एक ब्लॉकेज आ गया है, इन वेसल्स में ब्लॉकेज आ गया है, तो हार्ट को जाने वाली सप्लाई कम हो जाएगी. और हार्ट को जाने वाली सप्लाई कम हो गई तो हार्ट की फंक्शनिंग में भी इफेक्ट पड़ेगा. इसी कंडीशन को हम लोग मोटा मोटा CAD कहते हैं. अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो CAD ऑकर्स व्हेन आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट बिकम्स नैरोड और ब्लॉक्ड ड्यू टू प्लेक फॉर्मेशन. इसको बोलते हैं हम लोग प्लेक, ड्यू टू प्लेक फॉर्मेशन. एंड दैट प्लेक फॉर्मेशन विल बी कैन बी ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम और एनी अदर सब्सटेंस. ठीक है, मेनली किसका प्लेक बनता है? कोलेस्ट्रॉल, फैट या फिर कैल्शियम या फिर कोई भी और अदर सब्सटेंस का. यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर प्लेक फॉर्मेशन हो गया है, एक थक्का सा बन गया है, जम गया है, जिसने वेसल को नैरो कर दिया है, पतला कर दिया है, तो हार्ट को पहुँचने वाला ब्लड का जो रेट है वो कम हो जाएगा. ठीक है, आगे समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही ईजी तरह से हम लोग समझेंगे, आप ध्यान से बस देखते चलिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने आपको सबसे पहले चीज़ बताई, CAD में हार्ट को जो भी वेसल ब्लड सप्लाई कर रही है, ये वेसल है. ठीक है, इसमें एक प्लेक का फॉर्मेशन हो गया है. आई थिंक इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होगी. यहाँ पर प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है और इसी को हम लोग CAD कह देते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़. ठीक है, ये प्लेक कोलेस्ट्रॉल का हो सकता है, कैल्शियम का हो सकता है, फैट का हो सकता है. ठीक है, ये भी चीज़ें आपको क्लियर है आई थिंक. ठीक, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अगर हम बात करें एज की, तो सबसे कॉमन जो एज है जिसमें CAD नाम की बीमारी हो सकती है वो होती है 45 टू 55 ईयर्स की एज में, है ना. और इसमें भी अगर रिस्क की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिस्क 45 ईयर्स की रिस्क मेंस में होती है, 45 एंड अबव, और 55 एंड अबव फीमेल्स में होती है. यानी फीमेल्स में एज ज़्यादा होती है, मीनोपॉज के बाद की जो एज होती है उसमें जा कर के CAD नाम की बीमारी के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. क्यों होता है ऐसा? कि जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती है वैसे वैसे उसकी जो वेसल्स हैं उनकी इलास्टिसिटी जो है ये कम हो जाती है. जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है. और वेसल्स की इलास्टिसिटी जब कम हो रही है तो चांसेस ऑफ डिपोजिशन, किसका डिपोजिशन? चांसेस ऑफ प्लेक डिपोजिशन इंक्रीजेस. समझ आया? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वेसल्स की इलास्टिसिटी घटती है और जब इलास्टिसिटी कम होती है तो प्लेक फॉर्मेशन के जो चांसेस हैं वो बढ़ते हैं. इस वजह से एज बहुत हाई रिस्क यहाँ पर मैटर करती है. अगर हम स्पेशली जेंडर की बात करें तो जेंडर स्पेसिफिक होने पर मेंस में CAD होने का रिस्क हायर रहता है, मेंस में हायर रिस्क रहता है. और फीमेल्स में, स्पेशली फीमेल्स में कब रिस्क बढ़ता है? आफ्टर मेनोपॉज. इसका भी एक कारण कुछ किताबों में लिखते हैं, कारण इसका स्पेसिफिक कि मेनोपॉज के बाद ही क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो हमारी फीमेल्स में जो इस्ट्रोजन हार्मोन है, इस्ट्रोजन हार्मोन, इसका काम होता है हार्ट का प्रोटेक्शन. वैसे तो इसके बहुत सारे काम होते हैं पर एक काम इसका होता है हार्ट का प्रोटेक्शन भी करना. और मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन का जो लेवल होता है ये बॉडी में डाउन हो जाता है. इस वजह से चांसेस ऑफ CAD इंक्रीजेस इन फीमेल्स आफ्टर मेनोपॉज. इसके लिए ऊपर मैंने आपको बताया 55 ईयर्स के अप्रॉक्स की एज, है ना. तो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करते हुए चलने हैं. नेक्स्ट, अगर हम बात करें फैमिली हिस्ट्री की, तो बिल्कुल यहाँ पर ये जो तीसरा हमारा पॉइंट है फैमिली हिस्ट्री,
तो फैमिली हिस्ट्री में भी अगर किसी को फैमिली में हाई कोलेस्ट्रॉल चलता आ रहा है, लोग मोटे मोटे हैं, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है या डायबिटीज़ मेलाइटिस की हिस्ट्री है, तो भी इनको बहुत सारी चांसेस है कि फ्यूचर में चल के CAD हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हाइपरटेंशन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट हाइपरटेंशन, अगर किसी को लंबे समय से, लंबे अंतराल से हाइपरटेंशन बना हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट हाइपरटेंशन अगर है, तो इसके क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं बॉडी पर। देखो, अगर किसी को कांस्टेंट HTN है, हाइपरटेंशन है, तो लगातार वेसल्स पर प्रेशर बढ़ रहा है, लगातार वेसल्स के ऊपर जो प्रेशर है ये बढ़ता जा रहा है। ठीक। और इन प्रेशर्स की वजह से जो वेसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी है, ये कम हो रही है ना। और अगर फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी कम हो रही है वेसल्स की, तो जो प्लेक फॉर्मेशन है, प्लेक फॉर्मेशन, इसके चांसेस बढ़ते जा रहे हैं लगातार। ठीक है। तो इसी वजह से कांस्टेंट हाइपरटेंशन, जो यहाँ पर एक टॉपिक है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन मतलब कांस्टेंट हाइपरटेंशन अगर बना हुआ है तो कंटिन्यूसली जो वेसल्स हैं उन पर प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर की वजह से उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी है वो कम होती जा रही है, और फ्लेक्सिबिलिटी इलास्टिसिटी कम होगी तो प्लेक फॉर्मेशन के चांसेस लगातार बढ़ रहे हैं पेशेंट्स में। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो नॉर्मल सी बात है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है उसको कोलेस्ट्रॉल में भी स्पेशली जो LDL है, जिसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, है ना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं हम लोग, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है, अगर कंटिन्यूसली ये हमारे वेसल्स ब्लड में बढ़ा हुआ है तो नॉर्मल सी बात है कि आर्टरीज में इनका एक्यूमुलेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर इनका एक्यूमुलेशन हो गया तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो वेसल है ये नैरो हो गई, है ना, वेसल इतनी चौड़ी थी अब ये नैरो हो गई। तो इसी वजह से कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ये भी हमारा CAD के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो भी CAD बहुत ईजिली हो सकता है। कैसे होता है? देखिए, सिंपल सी चीज़ है, कंटिन्यूस हाइपरटेंशन जैसे मैंने बताया, वैसे अगर आपके ब्लड में शुगर का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि आप डायबिटिक हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस है आपको, तो डायबिटीज़ की वजह से increased amount of sugar in the blood continuously damages the blood vessels, blood vessels में blood vessels को continuous डैमेज होता रहता है। ठीक, इस कंटिन्यूस डैमेज होने की वजह से फिर से वही चीज़ें आती हैं, प्लेक फॉर्मेशन की चांसेस बढ़ती हैं, प्लेक फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ते हैं तो CAD होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा स्मोकिंग है। स्मोकिंग क्या होता है? स्मोकिंग में मेनली जब सिगरेट पी जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन ये हेल्प करते हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में, ये ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, है ना, और इनकी वजह से ही ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो रिड्यूस भी होती है। दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, मैंने क्या समझाया कि कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन आपके BP को बढ़ाने में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ आपके ऑक्सीजन का रिडक्शन भी करते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, ये BP इतना मार्जिनल रेजिंग नहीं होती, पर हाँ अगर आप वेस्कुलर लेवल पर बात करें तो थोड़ा सा रेज होता है। ठीक है, इस वजह से जो प्लेक फॉर्मेशन है ये इसको प्रमोट करता है। प्लेक फॉर्मेशन होता है तो CAD के चांसेस बढ़ते हैं, इसीलिए हम पेशेंट्स को बोलते हैं, जो कोई भी CAD से अफेक्टेड रहता है उसको कहते हैं कि आपको स्मोकिंग बंद करनी पड़ेगी, स्मोकिंग सेजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इन केसेस में स्मोकिंग एज अ कैटलिस्ट काम करती है CAD को इम्प्रूव करने में, बढ़ाने में। नेक्स्ट हमारा ओबेसिटी है, तो हमने काफ़ी बार देख लिया है, ओबेसिटी की वजह से भी आपका BP और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, प्लेक के फॉर्मेशन की चांसेस कंटिन्यूसली आपकी बढ़ती रहेंगी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो कि है हमारी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो कोरोनरी आर्टरी में लिखते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज कॉज्ड बाय अथेरोस्क्लेरोसिस यानी प्लेक फॉर्मेशन। तो जो अभी तक मैं आपको बता रहा था प्लेक फॉर्मेशन तो सिंपली आपको समझ आ रहा था प्लेक फॉर्मेशन, है ना। प्लेक फॉर्मेशन में क्या आ रहा था हमारा, कैल्शियम का प्लेक फॉर्मेशन हो रहा था, कोलेस्ट्रॉल का हो रहा था, फैट का हो रहा था, या कुछ अदर सब्सटेंसेस का प्लेक फॉर्मेशन हो रहा था। इस प्लेक फॉर्मेशन के प्रोसेस को अथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। इस प्लेक फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्लेक फॉर्मेशन की वजह से जब भी कभी
किसी भी पर्सन के कोरोनरी आर्टरी में, अगर ये कोरोनरी आर्टरी है, इस कोरोनरी आर्टरी में आप देखो नॉर्मली इस आर्टरी का डायमीटर इतना है ना, चौड़ी है ये आर्टरी, लेकिन अगर इस जगह पर एक प्लेक फॉर्म हो गया है किसी भी चीज़ का, तो यहाँ का डायमीटर नैरो हो गया ना, ये प्लेक फॉर्मेशन हो गया है। कभी कभार तो प्लेक फॉर्मेशन पूरे में हो जाता है, जिसको हम लोग बंडल ब्लॉक नहीं, कंप्लीट ब्लॉकेज कह देते हैं। ठीक है, तो वो केसेस आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें इतना डीप में नहीं जाएंगे। तो सिंपली क्या होता है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है, ठीक, तो ये प्लेक इस एरिया को नैरो करता रहता है। इसे हम लोग कह देते हैं कि इस समय जो वेसल है वो स्टेनोसिस में जा रही है। किस में जा रही है? स्टेनोसिस में जा रही है। और दूसरा केस जो मैंने बताया कि कभी कभी ये ब्लॉक हो जाता है, कंप्लीट ब्लॉक कर देता है उठा के प्लेक, इसको हम लोग प्लेक ऑक्लूड भी कहते हैं, कि प्लेक ने इस पूरे को ऑक्लूड कर दिया है, बंद कर दिया है। ठीक है, प्लेक ऑक्लूजन या प्लेक बंद हो गया यहाँ पर, इसको कंप्लीट ब्लॉक कहा जाता है कि पूरी तरह से वेसल अब ब्लॉक हो चुकी है। रिजल्ट इसका क्या होगा कि इन सब की वजह से जो भी इसके आगे की मसल्स हैं, हार्ट की जो मसल्स हैं, उन पर ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि अगर वेसल में कंप्लीट ब्लॉक हो गया है तो इसके आगे की जो भी ब्लड सप्लाई है, यानी कि मसल्स को जो ब्लड सप्लाई जानी है वो रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूसेस। ठीक, ब्लड सप्लाई रिड्यूस होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी नॉर्मली कम हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो हमें दिखने लगेंगे सिम्टम्स, जिसमें सबसे मेनली आपको दिखेगा एंजाइना पेक्टोरिस, जिसको बोलते हैं सिंपली चेस्ट पेन। आगे चल के ये एमआई भी दिखेगा, और हार्ट फेल्योर जैसी कंडीशंस भी हमें इसमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस के साथ में पैथोफिजियोलॉजी थी कि एथेरोस्क्लेरोसिस नाम का एक प्रोसेस हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब प्लेक फॉर्मेशन, इससे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ब्लड सप्लाई कम हुई तो हार्ट की मसल्स में ऑक्सीजन भी कम सप्लाई होगी, और अगर ऑक्सीजन कम सप्लाई हो रही है तो पेशेंट को एंजाइना होगा। एंजाइना मतलब चेस्ट पेन, जो हार्ट अटैक से पहले एक छाती में दर्द होता है ना, उसको हम लोग एंजाइना कहते हैं। और एंजाइना के साथ में एमआई एसोसिएटेड हो सकता है, और साथ में कंडीशन हार्ट फेल्योर तक जा सकती है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो बहुत ईजी है, चेस्ट पेन आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली ये जो चेस्ट पेन होता है ये आपका लेफ़्ट साइड होता है। ठीक है, और एमआई के केस में यही चेस्ट पेन रेडिएटिंग होता है, रेडिएटिंग टू शोल्डर। स्पेसिफिक पेन देखने को मिलता है लेफ़्ट साइड में, और लेफ़्ट साइड में ही ये रेडिएटिंग टू शोल्डर होता है। नेक्स्ट आपको कंडीशन दिखेगी डिस्पनिया या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। एसओबी मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। डिस्पनिया मतलब होता है सांस लेने में तकलीफ होना, सांस लेते टाइम दर्द होना। फैटिक, थकावट महसूस होगी। ठीक है, डिजीनेस नाम की कंडीशन दिखेगी, तो आपको समझना है डिजीनेस क्या होता है। पेशेंट को अपने आसपास की चीज़ें घूमती हुई दिखेंगी। ठीक है, अब देखो चक्कर आना इज़ अ डिफरेंट थिंग, डिजीनेस इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैंने आपको समझाया डिजीनेस का मतलब होता है कि पेशेंट को अपने आसपास की चीज़ें घूमती दिखेंगी, इसको डिजीनेस कहते हैं। जबकि वर्टाइगो क्या होता है, चक्कर आना का मतलब होता है कि आसपास की थिंग्स तो स्टेबल हैं, बट पेशेंट खुद को घूमते हुए महसूस कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि पेशेंट नाच रहा हो, उसको वर्टाइगो कहते हैं। लेकिन डिजीनेस क्या है कि पेशेंट स्टेबल बट उसके आसपास की चीज़ें घूम रही हैं। तो ये डिफरेंस आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन सिनकोप भी देखने को मिल जाता है, मतलब कि पर्सन अचानक से बेहोश हो जाता है, बट कुछ समय में स्वतः वो खुद से ही होश में आ जाता है। ठीक है, सिनकोप का मतलब क्या हुआ कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होता। सिनकोप मतलब पेशेंट की टेम्परेरीली कॉन्शियसनेस चली गई है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने आप से होश में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि दिस मे बी ड्यू टू टेम्परेरी लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। समटाइम्स के लिए, कुछ समय के लिए ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हुई, लेकिन उसके बाद फिर ठीक हो गया। कफ के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। नॉर्मल फाइंडिंग्स ड्यूरिंग एसिम्प्टोमेटिक पीरियड, जब भी कभी पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहता है तो उस समय उसकी जो फाइंडिंग्स होंगी वो नॉर्मल रहती हैं, कोई ऐसी खास हमें चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, नर्सिंग मैनेजमेंट इन द सेंस कि अगर पेशेंट आपके सामने आया है, एज अ डॉक्टर भी आप अगर पेशेंट के सामने आपके सामने आया है तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें नोटिस करोगे। ठीक है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट के हम लोग देखते हैं पेन असेसमेंट। सबसे पहले आपको पेन असेस करना है कि भाई आपका पेन की इंटेंसिटी क्या है, कितनी तेज़ दर्द हो रहा है ना। तो कभी कभार पेशेंट को इतना पेन होता है कि वो बताता भी नहीं, उसके रिलेटिव्स आपको बताते हैं कि भाई इनको ऐसा ऐसे तकलीफ़ है।
कभी कभार पेशेंट अपना पेन खुद से बताता है, दोनों तरह के पेशेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो पेन की इंटेंसिटी क्या है, मैं लिखते चलता हूँ जिससे आपको चीज़ें ईजी हो जाएं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर पेन की, तो पेन में सबसे पहले चीज़ आती है कि पेन की इंटेंसिटी क्या है, कितनी तेज़ हो रहा है, ठीक है। ये लिखा है ना पेन असेसमेंट, इसी के बारे में हम डिटेल कर रहे हैं। पेन की इंटेंसिटी क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पेन की लोकेशन क्या है, किस जगह पर दर्द हो रहा है, और पेन का नेचर क्या है कि क्रशिंग पेन है, रेडिएटिंग पेन है, प्रिकिंग पेन है, सुई चुभने जैसा दर्द हो रहा है कि रेडिएट हो रहा है, कैसा पेन है, और लोकेशन क्या है, राइट शोल्डर में है, लेफ्ट शोल्डर में, एब्डोमिनल एरिया में, हाइपोकॉन्ड्रियम में, थोरैसिक रीजन में है, बैक रीजन में है, शोल्डर रीजन में, कैसा पेन है, क्या लोकेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, वाइटल साइन। वाइटल साइन के अंदर हम लोग मेनली कंसीडर करेंगे पेशेंट का बीपी, पल्स, SpO2, ठीक है। बीपी, पल्स और SpO2, साथ में आरआर भी कंसीडर किया जाता है। HR क्या है, आरआर क्या है, टैकिपनिया तो नहीं है, ब्रेडिपनिया तो नहीं है, इन सब कंडीशंस को हम एसेस करते हैं। तो क्योंकि हमारा हेडिंग एज अ नर्सिंग मैनेजमेंट है, तो हम बेसिक्स को ही देखेंगे कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मली कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के केसेस में रेज्ड ही रहेगा, पल्स रेट रेज्ड रहेगी, SpO2 में भी डाउन रहेगी थोड़ी सी, और रेस्पिरेटरी भी रेज्ड रहेगा, पेशेंट टैकिपनिया की कंडीशन में रहेगा। तो इसमें हमें हाइपरटेंसिव, टैकिपनिया, टैकिकार्डिया और हाइपोक्सिया जैसी कंडीशंस देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एंड मेडिकेशंस। तो अगर आपको SpO2 डाउन दिख रहा है तो आप उसको पेशेंट पे ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करो, और साथ में आपको मेडिकेशंस भी एडमिनिस्टर करनी है। मेडिकेशंस में मेनली यहाँ पर हम लोडिंग डोज दे देते हैं, है ना, फॉर सेफ्टी ऑफ अस एंड ऑल्सो फॉर द सेफ्टी ऑफ पेशेंट को हम इस कंडीशन में लोडिंग डोज दे देते हैं। प्रमोट द बेड रेस्ट, नॉर्मल सी बात है कि पेशेंट को आप बेड रेस्ट के लिए प्रमोट करो, ज़्यादा चलो फिरो नहीं, है ना। उसके बाद सेमी फाउलर पोजीशन में पेशेंट को रखते हैं, ये पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है। पेशेंट को हम सेमी फाउलर पोजीशन पर रखते हैं। सेमी फाउलर पोजीशन का मतलब होता है कि अगर ये नॉर्मल आपका बेड है, ठीक है, इसको नॉर्मल बेड आप कंसीडर करो, तो इस बेड को हम इतने लेवल पर रेस करें। अब ये इतना लेवल ऐसे नहीं कंसीडर किया जाता, ठीक है। इस लेवल को एक एंगल हम देते हैं कि आप इस बेड को 30 टू 45 डिग्री के एंगल पर रेस कर दो, ठीक है। तो अब पेशेंट ऐसे कुछ लेटेगा, हमारा ऐसे लेटेगा ना, इसका हेड एरिया थोड़ा सा ऊपर आ गया। ऐसी इस कंडीशन को हम कहते हैं सेमी फाउलर्स पोजीशन। सेमी फाउलर्स पोजीशन इंपॉर्टेंट इसलिए होती है ताकि पेशेंट को ब्रीथिंग में ईज हो जाए, ईज ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में आसानी हो, ठीक है। सेमी फाउलर पोजीशन और क्या करता है, इम्प्रूव्स द लंग्स एक्सपेंशन, है ना, छाती के जो लंग्स हैं, लंग्स के एक्सपेंशन को इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव्स ऑक्सीजनेशन ऑल्सो, सांस लेने में जो ऑक्सीजन आ रही है उसको भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और काम करती है सेमी फाउलर्स पोजीशन, रिड्यूसेस प्रेशर ऑन हार्ट के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है उसको रिड्यूस करती है सेमी फाउलर्स पोजीशन। इसलिए नर्सिंग असेसमेंट में हम सेमी फाउलर पोजीशन को मेंशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, कि आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल एजुकेशन देनी है कि भाई आप डेली एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस को मैनेजमेंट करो, सो अच्छे से, एडिक्वेट स्लीप लो, सोडियम डाइट कम करो, कोलेस्ट्रॉल डाइट भी आप कम करो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, लास्ट में एक पॉइंट आता है ट्रीटमेंट का। अब आप इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी मत ढूंढना, इन्वेस्टिगेशंस में हमारा मेनली ब्लड टेस्ट होते हैं, है ना, जिसमें हम लोग हार्ट के मसल्स कितनी डैमेज हुई हैं ट्रोपोनिन करवाते हैं, CPK, MP, एंट्रीब्रोएमपी, और ECG सबसे मेन चला जाता है। ECG के बाद फिर फर्दर हम लोग इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं जिसमें ईको आ जाता है, और फर्दर आगे एंजियोग्राफी आ जाती है। तो वो सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशंस की एक अलग पार्ट है उसका, ठीक है। तो जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, आप वीडियो पॉज कर करके इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ट्रीटमेंट पर फोकस करें अगर, तो सबसे पहले इसमें फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल इंटरवेंशंस दोनों तरह से हम पेशेंट्स को मैनेज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ब्लड रिपोर्ट्स एंड ऑन द टाइप ऑफ ब्लॉकेज, की किस तरह का और कितना ब्लॉकेज है,
इन कंडीशंस को देखते हुए या फिर हार्ट की मसल पर कितना डैमेज है, इन कंडीशंस को देखते हुए कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि पेशेंट्स को हमें फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पर रखना है या फिर उनको सर्जिकल इंटरवेंशंस की इमरजेंसी नीड है। तो सबसे पहले इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का मेंशन किया गया है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं मेनली, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स मेनली रिलैक्स एंड वाइडन्स द ब्लड वेसल्स, दे रिलैक्स एंड वाइडन्स द, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ब्लड वेसल्स बाय प्रिवेंटिंग द calcium ions, by preventing calcium ions from entering heart and artery muscle cells, ठीक है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बेसिकली आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको रिलैक्स और वाइडन करती हैं, ठीक है। उनको जो इलास्टिसिटी उनकी लॉस हो गई थी, वो हार्ड हो गई थी, उनको रिलैक्स करने का काम करेंगी और उनको चौड़ा करने का काम करेंगी। इसमें बेसिकली आपकी मेडिसिन आ जाएंगी, एम्लोडिपेन विद वेरियस डोजेस, है ना। इसमें आपकी डिल्टियाज़म भी आ जाएगी, इसमें आपकी वेरापामिल भी आ जाएगी, ये सारी मेडिसिन इसके अंदर आप कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हमारी है अगली कैटेगरी, इसको बोलते हैं नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स का काम भी होता है कि आर्टरीज़ को वाइड करना, है ना, आर्टरीज़ को वाइड करना ताकि ब्लड फ्लो हार्ट मसल्स को अच्छे से पहुंच जाए, ठीक है। और नाइट्रेट्स जो हमारे होते हैं ये एंजाइना मैंने आपको समझाया था, एंजाइना होता है पेन, है ना, तो एंजाइना को डाउन भी करते हैं, कम भी करते हैं, ठीक है। और नाइट्रेट्स का बेसिक एग्जांपल जो हम लोग रेगुलर यूज़ में रखते हैं वो एनटीजी होता है, जिसको नाइट्रोग्लिसरीन भी कहते हैं, एनटीजी देते हैं कभी कभी। और सॉर्बिट्रेट का इस्तेमाल भी करते हैं, जिसमें आइसोसॉर्बाइट डाइनाइट्रेट आती है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा था कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट्स, कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग मेडिकेशंस जो हमारे एलडीएल के लेवल को रिड्यूस करते हैं, जिसके अंदर हमारे स्टैटिन्स आ जाते हैं, जैसे अटोरवास्टैटिन या फिर हमारा रोज़वास्टैटिन, स्टैटिन्स इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है सर्जिकल इंटरवेंशंस का। इसमें हम फर्दर केसेस में सर्जरीज़ के लिए भी हम पेशेंट्स को रेफ़र करते हैं, जैसे कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, ठीक है। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी बेसिकली एक बलून टिप्ड कैथेटर को हम इंसर्ट करते हैं आर्टरी से, ठीक है। नॉर्मली आपकी मान लो फीमोरल या फिर आपकी जो भी हाथ की कोई आर्टरी है, इससे हम इस बैलून कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। स्क्रीन पर देखते रहते हैं कि हमारा एक कैथेटर जो है इसके ऊपर आगे एक बलून का वो लगा रहता है, ठीक है। कैथेटर के आगे एक बलून मैश लगी रहती है। ये टीवी स्क्रीन पर हम देखते रहते हैं, टीवी स्क्रीन मतलब जो भी स्क्रीन हमारे पास अवेलेबल है उस पर हम देखते रहते हैं, इसको गाइड करते हैं। जिस समय ये ब्लॉक्ड आर्टरी के पास जाता है वहाँ पर जाकर के हम बलून को फुला देते हैं। इस जगह पर अगर ब्लॉकेज है, यहाँ पर अगर ब्लॉकेज है और यहाँ तक हमारा बलून आ गया है, तो इस बलून को हम यहाँ ब्लॉकेज तक आते आते एक्सपेंड कर देते हैं। जैसे ही बलून एक्सपेंड होता है ये ब्लॉकेज अपने आप से टूट जाता है या हट जाता है। जैसे यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज है, इस जगह पर आकर के हमने इस बलून को एक्सपेंड किया तो आर्टरी अपने आप से वाइड हो जाती है और ब्लॉकेज टूट के हट जाता है। अगर कैल्शियम जैसे ब्लॉकेज हैं या कोलेस्ट्रॉल के ही ब्लॉकेज बहुत हार्ड हो गए हैं तो उस कंडीशंस में हम नेक्स्ट अपनी कंडीशन डालते हैं, जिसको स्टंट डालना कहते हैं, जो मेनली होती है वैस्कुलर स्टेंट। स्टेंट बेसिकली क्या, स्मॉल एक मैश ट्यूब होती है, स्मॉल, इसमें स्टेंट की बात करें तो स्टेंट इज़ अ स्मॉल मैश ट्यूब, मैश जैसा ट्यूब होता है जो, अब यहाँ पे तो बलून फूल गया था लेकिन स्टंट जब डाला जाता है तो स्टंट एक मैश का ट्यूब जैसा होता है जो इस पूरे को कवर करके रख लेता है ना, इस पूरे पे जाली जाली जैसा ऐसे कवर कर देता है। और आर्टरी अगर डैमेज हुई भी हो तो स्टंट उसको रिकवर कर देता है, ठीक है। इसके बाद अगर इन कंडीशन से ठीक नहीं हो रहा है तो हम लास्ट ऑप्शन पर जाते हैं, जो कि होता है CABG, जिसको होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास, जिसको ओपन हार्ट सर्जरी भी आप कहते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली अगर कोई वेसल कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है, ब्लॉकेज बहुत लंबा है, एंजियोप्लास्टी से ट्रीट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केसेस में हम एक शंट क्रिएट कर देते हैं। मतलब हम बॉडी के लेग से, आर्म से या चेस्ट एरिया से एक हेल्दी वेसल को लेते हैं, हेल्दी ब्लड वेसल को लेते हैं और उसको हार्ट के जो ब्लॉक्ड एरिया है, जो ब्लॉक्ड वेसल है, वहाँ से इसका नेटवर्क कट ऑफ करके
एक साइड में इस निकाली हुई हेल्दी वेसल को हम लगा देते हैं और हार्ट के मसल तक वो चली जाती है, ठीक है। इसको हम लोग शंट बोल देते हैं और ओपन हार्ट सर्जरी से ये शंटिंग करी जाती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इस लेक्चर में बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं है, पर बेसिकली पढ़ने के सेंस से, समझने के सेंस से, एग्ज़ाम में लिखने के सेंस से जितनी भी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको मैंने पूरी समझा दी हैं। आई थिंक आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इससे क्लियर हो गई होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।